स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स रिफॉर्म के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी को अप्लाई करने में काफ़ी कंट्रीज को फेस करने पड़े थे। वो 3 चैलेंजेस थे, फाउंडेशनल, एक्सपेंशन एंड डीपनिंग। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं उनको अप्लाई करते हुए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए। और सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का मेन मीनिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। All the suggestions or proposals about the overcoming various challenges to democracy called democratic or political reforms। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है मतलब जब भी कोई चैलेंज किसी को भी फेस करना पड़ता है तो वो जो चैलेंज है अपने साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। यानी हम इस कंटेक्स्ट में ये बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज एक पर्सन के लिए चैलेंज है तो वो डेफिनेटली किसी दूसरे पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। फॉर एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, जो मैगी कंपनी थी वो कुछ टाइम के लिए बैन हो गई थी तो ये उसके लिए एक चैलेंज बन गया था, लेकिन जो बाकी नूडल कंपनीज थी, बाकी ब्रांड्स थे लाइक यीपे एक्सेट्रा, इनके लिए यही चीज एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी। तो जब भी एक चैलेंज अराइज होता है कहीं पर भी तो वो डेफिनेटली अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है जो एक पर्सन के लिए हार्मफुल होती है, वहीं दूसरे पर्सन के लिए वो बेनिफिशियल प्रूफ होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें हैं पॉलिटी की, डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पर हम रिफॉर्म्स डिस्कस करेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अब इन पॉलिटिक्स में जो भी चैलेंज अराइज होते हैं वो हर कंट्री के डिफर हो सकते हैं और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जितने भी स्टेप्स, प्रपोजल्स या सजेशंस लिए जाते हैं उन सभी से जो चेंज आता है कंट्री के अंदर उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म। यानी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जो भी हमने सजेशंस दी हैं, प्रपोजल्स लिए हैं या स्टेप्स लिए हैं, उनकी वजह से जो पॉलिटिक्स में चेंज आएगा, दिस इज नोन एज द पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब इसके अंदर कुछ बातें हैं, लाइक फर्स्ट पॉइंट इज नो यूनिवर्सल लिस्ट ऑफ डिजायरेबल रिफॉर्म्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब ऐसा नहीं है कि इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सभी कंट्रीज ने एक लिस्ट बना दी है कि अगर ये प्रॉब्लम अराइज होगी तो आपको ये सोल्यूशन लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक कंट्री की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एज पर द सिचुएशन हमें जो है सोल्यूशन निकालना पड़ता है या कोई स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो इसकी कोई भी एक यूनिफॉर्म लिस्ट नहीं है कि अगर आपको ऐसे ही बिल्कुल सेम स्टेप्स लेने हैं, नथिंग लाइक दैट। ये डिपेंड करता है कि कंट्री में जो प्रॉब्लम अराइज हुई है वो कैसी है, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे अंडरस्टैंड कर रही हैं प्रॉब्लम्स को। तो ये एक वेरी सिचुएशन है हर एक कंट्री की। तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर लिस्ट नहीं है कि आपने यही रिफॉर्म्स लाने हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, ये डिफर कर सकते हैं। उसके बाद है people can develop some proposals for reforms at the national level, but it's not necessary that it also lies at state and local level. For example, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी कंट्रीज में चैलेंजेस को ओवरटेकल करने के लिए एक यूनिफॉर्म लिस्ट बना दी। नेशनल लेवल पर लिस्ट बना दी गई कि ये स्टेट पर भी अप्लाई हो जाएगी, लोकल लेवल पर भी अप्लाई हो जाएगी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो। बट ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि आपने अगर नेशनल लेवल के लिए लिस्ट बना दी या सॉल्यूशंस निकाल दिए तो वो लोकल या स्टेट लेवल पर भी अप्लाई होंगे, क्योंकि पूरी कंट्री की जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वो एक अलग लेवल पर होती हैं और जो स्टेट एंड लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो हर एक चैलेंजेस का अपना एक अलग सोल्यूशन निकाला जाता है एज पर द सिचुएशन। जो सिचुएशन अराइज हुई है उसके रिगार्डिंग हमें क्या स्टेप्स लेने हैं ये हम उसी टाइम डिसाइड कर पाते हैं, ना कि पहले से डिसाइड की हुई लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ पढ़ा था हमने कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते हैं वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, हर एक कंट्री के अपने अलग होते हैं एज पर द चैलेंज अराइजिंग एज पर द सिचुएशन। और यहाँ पर अगर नेशनल लेवल की कोई लिस्ट बना भी दी गई है सॉल्यूशंस की तो वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि स्टेट लेवल और लोकल लेवल दोनों पर अप्लाई होगी। ये हमने कुछ मेजर सा मीनिंग पढ़ा। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते क्या हैं, कौन कौन सी बातें इसमें हमें मेजरली ध्यान रखनी चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे कि गाइडलाइंस क्या हैं, यानी जब भी कोई गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी कुछ चेंज करना चाहती है या रिफॉर्म लाना चाहती है तो कौन कौन सी बातें उसे ध्यान में रखनी चाहिए,
कि उसका बैड इम्पैक्ट किसी कैटेगरी पर ना पड़े या कंट्री को उसकी कोई बैड सिचुएशन ना फेस करनी पड़े उसके रिजल्ट की वजह से। तो डिस्कस करते हैं आगे गाइडलाइंस अबाउट द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तो कंटिन्यू करते हैं इस कंसेप्ट को और अभी हम पढ़ते हैं गाइडलाइंस फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, यानी कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को फॉलो करते हुए या इम्प्लीमेंट करते हुए हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि जो हम ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ला रहे हैं इसका कोई बैड इम्पैक्ट जो सोसाइटी है उसकी किसी कैटेगरी पर ना पड़े। तो फर्स्ट पॉइंट है, लॉ हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिकल रिफॉर्म। Carefully developed changes in law can helpful to discourage wrong political practices and encourage good ones। यानी गवर्नमेंट जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म लाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसकी अपनी मर्जी से उसने वो रिफॉर्म अप्लाई किया है या इम्प्लीमेंट किया है। जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है डिसाइड किए जाते हैं या इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ लॉ के अकॉर्डिंग होगी डेफिनेटली उसकी वजह से जो रॉन्ग पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं वो खत्म होंगी या कम हो जाएंगी, और उसके बाद जो एनकरेज गुड वन और जो बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं जो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होंगे एज वेल एज फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, उन सारी चीज़ों को एनकरेजमेंट मिलेगा और जो रॉन्ग पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं उस पर उसमें जो है कमी आएगी या वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग हर एक चेंजेस लेकर आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, बट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस बाय देमसेल्व्स कैन नॉट ओवरकम द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। अब ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने रूल्स बना दिए, रिफॉर्म्स अप्लाई कर दिए, लेकिन वो खुद ही उसको नहीं मान रही हैं या खुद ही फॉलो नहीं कर रही हैं, तो अब लोग क्या करेंगे? जो बाकी सिटीजन्स हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उनके मन में भी ये बात आएगी कि जिन्होंने रूल्स बनाए हैं अगर वही उसको फॉलो नहीं कर रहे तो हम भी क्यों करें। ये एक बहुत मेजर चैलेंज या बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करेगी। तो जो रूल्स बनाए जाते हैं वो खुद तो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकते। अब इसके लिए चाहिए कि जिन्होंने रूल्स बनाए हैं, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो गवर्नमेंट हैं, वो खुद पहले उनको फॉलो करे, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को माने। आफ्टर दैट सिटीजन्स भी उनको मानने के लिए जो है तैयार रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स बढ़ने की वजह से जो हेलमेट हैं वो कंपलसरी कर दिए गए सिटीजन्स के लिए, हर एक पर्सन के लिए, कि ड्यूरिंग द ड्राइविंग आपको वो हेलमेट जो है पहनना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पर्सन ने ही उसको फॉलो नहीं किया तो अगर कोई नॉर्मल सिटीजन उसको देखेगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो रूल्स पर्सन्स बना रहे हैं पहले वो उसको खुद फॉलो करें, आफ्टर दैट सिटीजन्स फॉलो करें। तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम भी अराइज नहीं होगी और जो गवर्नमेंट चेंजेस लाना चाहती थी वो भी इजीली एप्लीकेबल हो जाएंगे। Reforms have to be carried out mainly by the political activists, parties and citizens etc. तो जब हम सभी लोग उसको फॉलो करेंगे तभी जाकर वो रूल कहीं ना कहीं सक्सेस हो पाएगा, अदरवाइज रूल्स बनाने के कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे हमें। नेक्स्ट पॉइंट इज, केयरफुली लुक एट द रिजल्ट्स, समटाइम्स इट मे प्रोड्यूस ऑपोजिट इफेक्ट्स। थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया, गवर्नमेंट की इंटेंशन उस रूल से रिलेटेड अच्छी थी, वो कुछ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन जब वो उसे अप्लाई किया तो उसका कुछ बैड रिजल्ट्स निकल के आए। जैसे कि एग्जांपल है, बैन पीपल फ्रॉम कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। अब पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए उन लोगों पर बैन लगा दिया गया जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रंस। अब गवर्नमेंट की इंटेंशन तो ये थी कि ऐसा करने से पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन ऐसा रूल अप्लाई करने से क्या मतलब रिजल्ट निकल कर आया कि वो लोग जो कैपेबल थे, जो बाकी लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते थे, वो भी उन पर भी बैन लग गया, वो भी अब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम अपोजिट साइड लेकर चलें, ऐसे लोग हु हैव लेस देन 2 चिल्ड्रंस बट वो कैपेबल ही नहीं है कि इलेक्शन जीत कर वो कुछ अच्छा कर पाए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बैड सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। गवर्नमेंट की इंटेंशन तो अच्छी थी कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहती थी इस स्टेप को लेकर, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया वो गलत आया। तो ये चीज़ें भी हमें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को रूल्स रेगुलेशंस बनाते समय, रिफॉर्म्स लाते समय ध्यान में रखना चाहिए कि जो चीज़ आप करना चाहते हो उसका बैड इम्पैक्ट किसी कैटेगरी पर ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है,
Democratic reforms are to be brought about principally through political practices and laws. इसका मतलब है कि जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर आने हैं वो एज पर द पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड लॉज इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो अच्छा लगा, उनके लिए जो बेनिफिशियल था, तो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर इंप्लीमेंट कर दिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आप लाना चाहते हैं वो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस एंड लॉज के अकॉर्डिंग होने चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ लॉज के अकॉर्डिंग बनती है वो गलत चीज़ों को होने से रोक देती है और जो गुड थिंग्स हैं उन्हें एनकरेज करती है। मेन फोकस ऑन strengthening democratic practices, it should also focus to increase and improve the quality of political participation by ordinary citizen. यानी कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाते हुए ये मेन ध्यान रखना है कि जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं कंट्री के अंदर वो एनकरेज हो, उनकी क्वालिटी इंक्रीज हो और मेजरली जो डेमोक्रेसी है उसका लेवल इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जब डेमोक्रेटिक लेवल एक कंट्री का बहुत अच्छा होगा, सभी लोगों को वहाँ के इन्वॉल्व किया जाएगा, हर एक मतलब रिफॉर्म लेने से पहले वहाँ के हर एक लोगों की सजेशंस ली जाएगी, उन्हें भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को भी अडॉप्ट करेंगे, इजीली उस चीज़ को फॉलो करेंगे और कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं क्रिएट होंगे कंट्री के बीच में। अब इसके अंदर क्या है, इट शुड ऑल्सो फोकस टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑर्डिनरी सिटीजन। और इसका मेन फोकस ये भी रहना चाहिए कि आपने इंक्रीज करना है, इम्प्रूव करना है जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसकी क्वालिटी को। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑर्डिनरी सिटीजन मीन्स कि सभी लोगों की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उनकी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग आपने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर आने हैं जो लोगों के लिए भी अच्छे हों। इसकी वजह से क्या होगा, वो भी उस चीज़ को लेकर हैप्पी रहेंगे, उस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे और उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो जो डिस्प्यूट की प्रोबेबिलिटी है या चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। द मेन पॉइंट इज एनी प्रपोजल for political reform should think not only about what is a good solution but also about who will implement it and how. यानी जब भी कोई पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक रिफॉर्म अप्लाई करना है तो सिर्फ ये नहीं देखना कि वो सोल्यूशन गुड है किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, बल्कि ये इस बात पर भी ध्यान रखना है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा और कौन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, और इस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना है कि कोई भी डिस्प्यूट्स या कंट्रोवर्सी सिचुएशंस क्रिएट ना हो कंट्री के अंदर, सभी लोग उसको इजीली मान लें, फॉलो कर लें, जिसकी वजह से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने का जो मेन मोटिव है वो आपको मिल जाए और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बिल्कुल सक्सेस हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में कि वो होते क्या हैं और कौन कौन सी गाइडलाइंस या कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान में रखनी चाहिए इन्हें इम्प्लीमेंट करते हुए। सो दिस वॉज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। लेकिन अपने कंसेप्ट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने वीकर एरियाज को जानने के लिए और इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स कलेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं एंड द वेबसाइट इज www.abhyasonline.in।